असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 38 स्टार्ट करते हैं। हरम की आंख रात के पहर खुली तो अपने आप को किसी की बाहों के घेरे में पाया था। बामुश्किल नींद से आंखों को खोलकर देखा तो उसके साथ री था, जो कि मुस्कुराहट के साथ उसको देख रहा था। हरम जल्दी से उठी थी और उससे खुद से दूर कर सीधे होकर बैठ गई थी। यहाँ क्या कर रही हो तुम? हरम ने बोलते हुए पूरे कमरे में का जायजा लिया था कि कहीं उसकी रूममेट तो नहीं जाग रही। घबराओ मत, वो यहाँ नहीं है, सिर्फ हम दोनों है यहाँ पर। री उठकर सीधा हुआ था। जाओ यहाँ से, कोई आ जाएगा। हरम बेड से उठकर नीचे उतर गई थी। वो कल वाले वाक्य और अनदल की बातों से थोड़ा घबराए हुए थे। दर्द तो नहीं है ना तुम्हें? री को उसकी बात से गुस्सा आया था, पर फिर भी गुस्सा काबू करता हुआ मुस्कुरा दिया था। मैंने कहा कि जाओ प्लीज। अब तुम तब मेरे पास आना जब आने से बात कर लो हमारे बारे में, वरना मेरे पास या फिर मेरे सामने मत आना। हरम गुस्से से उसको देखकर बोल रही थी। तुम्हें पता है आज थोड़ी देर हो जाती मुझे तो तुम्हारे साथ क्या होता। मुझे तुम्हारे पास आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। कोई भी मुझे तुम्हारे पास आने या फिर छूने से रोक नहीं सकता। बीवी हो तुम मेरी। री को उसकी बात से गुस्सा आया था, पर वो फिर भी काबू करके तो हमल का मुजाहरा कर रहा था। री प्लीज, ये सब ठीक नहीं है। तुम आने से बात करो, तुमने कहा था ना कि तुम आने से बात करोगे। मुझे डर लगता है, प्लीज कुछ गलत हो जाएगा, प्लीज। ये दफा मेरी खातर। हरम री को देखता हुआ पीछे होते हुए तहम्मुल से उसे समझा रही, वरना उसे री की बातों से डर लग रहा था। जान, मैं हूं ना, सब संभालूंगा, तुम फिक्र मत करो। मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें? री उसे बिल्कुल करीब खड़ा हुआ था और हरम दीवार के साथ लग चुकी थी। उसके दोनों इतरा पर हाथ रख चुका था। भरोसा है, पर री ये मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बस मुझे सुनो। री ने उसके होंठों पर उंगली रखकर गंभीर आवाज में उसके कान में सरगोशी की और उसके कान की लोग को अपने दांतों पर दबाया था। हरम ने खौफ और री की कुर्बत से आंखों को बांध कर लिया था। प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, तब आना मेरे पास जब आने से बात करके मुझे अपने साथ लेकर जाना हो। हरम उसके होंठों को अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए उसे खुद से दूर धकेलकर दबे लहजे में चीखी थी और री ने उसे गुस्से से देखा था। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? मेरी तरफ से अब तुम बाहर में जाओ। री गुस्से से दीवार पर मुक्का मारता हुआ बोलकर उससे दूर हुआ था। भरोसा है री, पर पहले आने से बात करो। जाते हुए री को पीछे से हरम ने नम लहजे में कहा था, गो टू हेल माई स्वीट वाइफ। री उसकी तरफ मुस्कुराता हुआ बोलकर वहां से निकल गया था और पीछे हरम को अपनी सांस बंद होता महसूस हुई थी। या अल्लाह, कुछ गलत ना हो। री की बातें ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। हरम वही जमीन पर बैठ गई थी और गुट्टू में मुंह छुपाकर रो दी थी। हादी कमरे में आया तो सीरत सोफे पर बैठी अपने ही ख्यालों में गुम थी। हादी को उसे हवेली में वापस देखकर खुशगवार हैरत हुई थी। हादी ने जब रूम का दरवाजा बंद किया तो सीरत ने चौंक कर देखा था। हादी दरवाजे में आकर आप अपने शुद्ध उतरता हुआ एक नजर देखकर फ्रेश होने चला गया था। काफी देर के बाद जब वो वापस आया तो सीरत टेबल पर खाना लगाया हुआ था। ना चाहते हुए भी हादी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, जिससे वो जल्दी छुपा गया था। खाना खा ले हादी। सीरत अपनी उंगलियों को बरोड़ते हुए नजरों को झुकाए हुए बोल थी। हादी चुपचाप सोफे पर बैठ गया था। अभी खाना शुरू करता किसरे की तरफ देखा, जो नजरों को झुकाई अभी भी उसी काम में मसरूफ थी। तुमने खाना खाया? हादी के पापा उसे सर उठाकर देखा था। वो नाम में सारी लाया था। इधर मेरे पास आओ। हादी सोफे की दूसरी जगह पर हाली जगह पर इशारा करते हुए बोला था। सीरत छोटे छोटे कदम लेती उसके करीब गई थी और वहां पर बैठ गई थी। चलो खाना शुरू कर दो। हादी ने उसकी प्लेट में सालन डालकर उसकी तरफ देखा था और सीरत भी आहिस्ता आहिस्ता खाने लगी थी। खाना खाने के बाद हादी ने उसे कॉफी का बोला था और खुद बालकोनी की तरफ चला गया था। थोड़ी देर बाद ही सीरत कॉफी लेकर उसके पास आई थी। हादी, कॉफी वहां पर रखा हुआ, वहां पर रख दो और मेरी बात सुनो। हादी की बात पर वो काफी टेबल पर रखकर उसके पास गई थी, जो उसे ही देख रहा था। क्या बात है, कोई परेशानी है तो बता सकती हो, या किसी ने कुछ कहा है? हादी उसकी कमर के गिर्द हिसाब बनाकर उसके चेहरे पर आईब्रो को कान के पीछे करता हुआ उसे देख रहा था, जो कि लब चुबा थी। कोई बात नहीं है, बस वो। क्या वो? हादी उसकी बात को अधूरा छोड़ जाने पर उसे गुड़का बोला, जो कि अपनी बात बोल कर फिर से लब काटने में मसरूफ हो गई थी। प्लीज ये तो बंद करो ना और बताओ वो क्या? हादी हाथ से उसे रोकता हुआ बोलकर फिर से मुहातब हुआ। मामा ने बोला है आपकी हिदमत करूं, तो बस वही सोच रही थी कि कैसे, जबकि मैं आपसे नाराज हूँ। सीरत सर को झुकाए हुए उसी तरह बोली कि हादी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। सीरत मेरी जान, एक बात क्यों नहीं समझती कि मैंने वो पिक्चर्स नहीं भेजी? तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं हादी अपनी सीरत को बड़ी महफिल में रसवा कर दूंगा, अपनी मोहब्बत को दागदार करूंगा? हादी के लहजे में सीरत की सच्चाई दिखी थी। मैं जा रहा हूँ, कल हमें फिर से किसी मिशन के लिए कहा गया है। हादी ने सीरत के दोनों हाथों को थामकर प्यार से कहा था और उनके होंठों से लगाया था। पता नहीं इस दफा बचकर भी आऊंगा कि नहीं। हादी लहजे में बेचारगी लिए बोला था, पर उसका सारा ध्यान सीरत की तरफ था। सीरत ने सर को उठाकर उसकी तरफ परेशान नजर से देखा था। इसलिए चाहता हूँ कि जो मैंने तुम्हारा पहले साथ नहीं दिया था उसके लिए मुझे माफ कर दो। हादी, मुझे बहुत तकलीफ हुई जब आपने मेरे साथ मेरे प्यार को भी धुतकार दिया था।
क्या माफ करना इतना आसान है और ऊपर से आप मरने की बातें करके मुझे फिर से तकलीफ देना चाहते हैं। सीरत ने उसके हाथों से अपने हाथ निकाल लिए थे और वापस मुड़ गए थे। सीरत प्लीज, हम नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। हादी उसे जाता हुआ देखकर उसके सामने आ गया था। मैं आपका इंतजार करूंगी हादी, अपने दिल से। मैं अपनी मोहब्बत के लिए आपको माफ करती हूँ, पर मुझे मेरा मुजरम चाहिए हादी। इंशाल्लाह मैं उसे जरूर बेनकाब करूंगा और जब मैं वापस आऊंगा ना तो मुझे मेरी सीरत चाहिए। हादी की सीरत जो कि उसकी मोहब्बत है। हादी उसके माथे पर अपनी लब रखता हुआ कहते हुए उसे अपने साथ लगा चुका था और सीरत ने भी सुकून से आंखों को बंद कर लिया था। रात के अंधेरे में चांद की रोशनी की तरह हादी और सीरत की जिंदगी में भी रोशनी बनने लगी थी। मास, आप सुबह जा रहे हैं, आप पता नहीं कितने दिन बाद आएंगे। ईशल इधर से उधर चक्कर लगा रही थी और दूसरी तरफ मास अपनी पैकिंग कर रहा था। अपनी पैकिंग करने के बाद ईशा को देखते हुए उसकी तरफ गया था और उसको बाजू से थाम कर अपने सामने किया। क्या मसला है, इतना परेशान क्यों हो? तुम जानती हो ना कि ये मेरी ड्यूटी का हिस्सा है। जाना। मास ईशा को अपने साथ लगाकर बुला था, जिसके साथ लगी रो दी थी। मास, मत जाए ना प्लीज। आप अपने दादों का अपने अपनी दादा का बिजनेस ज्वाइन कर ले, मुझे डर लगता है। ईशा सू सू करते हुए मास की तरफ देखे थे। जाना, आर्मी मेरा सुकून है और वैसे भी जिंदगी और मौत इस रात के हाथ में है। वो तो आर्मी ज्वाइन ना करने पर भी आएगी। मास ईश्वर को प्यार से समझा रहा था। आप जल्दी आ जाएंगे ना, वरना मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर। ईशा लबी सूसू कर रही थी और अपने आंसू को कंट्रोल करने की कोशिश में थी, जो कि बहने के लिए तैयार थे। तुम ज्यादा होशियार ना बनो, मुझे पता है तुम मेरी शर्ट के साथ अपनी नाक साफ कर रही हो। माँ उसे चढ़ाने के लिए उसकी तरफ देखकर बोला था, जो आप उसको घूरे थी। ठीक है, मैं आपसे नहीं बोल रही। ईशा से दूर से हो गई थी। हाँ 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 मेरी जान, मैं भी तुम्हारा हूँ और ये शर्ट भी तुम्हारी है। नाक साफ करो या फिर मुंह, मुझे एतराज नहीं है। मास जाते हुए ईशा को अपनी तरफ खींच कर अपने साथ लगा चुका था। मास, जल्दी आ जाना, मुझे बस आपकी बहुत ही याद आएगी। ईशा उसके साथ लगी फिर से अपने लफ्जों को दोहरा रही थी। मुझे भी मेरी जान की बहुत ही याद आएगी। जैसे ही काम खत्म होगा ना मैं वापस आ जाऊंगा। माँ उसको लेकर अब बिस्तर पर आ गया था, उसे वहां पर लिटा दिया था और दूसरी तरफ खुद भी लेट गया था। चलो सो जाओ जल्दी से। और अब से तुम अबीर के साथ ही यूनिवर्सिटी भी जाओगे, मैंने बोला है उसे तुम्हें साथ लेकर जाया करेगी। वो मास के साथ ही लेटा हुआ उसके बालों में हाथ फेर रहा था। नहीं सोना मुझे, और चली भी जाऊंगी यूनिवर्सिटी भी। क्यों नहीं सोना? सो जाओगे तो सुबह आप चले जाएंगे ना। ईशा बच्चों की तरह मुंह फैलाकर बोल दी। हाँ हाँ हाँ, इस तरह तो क्या रात नहीं गुजरेगी, रात इसी तरह भी गुजर जाएगी, दिन गुजर जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं दोबारा तुम्हारे पास मौजूद होऊंगा। आज तुम सोओगी नहीं तो नहीं मिलूंगा कल, और फिर कुछ दिन बाद देखोगी और बोलोगी कि मास आप ही के। माँ नाक उसकी नकल उतारकर बोला था, जिस पर ईश्वर खिलखिला देती और फिर इसी तरह दोनों बातें करते हुए सो गए थे। ईश्वर को सोया हुआ देखकर मास ने उसके माथे पर अपने लब रखे थे, उसके अपने साथ लगाकर सो गया था। आशिर, आप ठीक हैं? एन आशिर के पास आया था, जो अभी भी घर आया था। आशिर बिना कोई जवाब दिए सिगरेट पी रहा था और एन ने डरते हुए उसे देखा था, जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। आशिर प्लीज इसको बंद कर दे, मेरा सांस बंद हो जाएगा। एन उसके सिगरेट की स्मेल से नाक चढ़ाकर बोली थी और आशिर ने घूर को उसको देखा था। क्या मसला है आपको? गुस्सा किस बात पर है? एक दिन ठीक, दूसरे दिन फिर से गुस्सा करने लगते हैं। एन को घर वालों की तरफ से भरोसा था, इसलिए पूरे एतमाद लहजे में उसे बात कर रहे थे। गेट लॉस्ट फ्रॉम माई रूम। एन आश्चर्य के लफ्ज पर जोर देकर एन की तरफ देखा, बोला था, क्यों? ये मेरा भी रूम है, मैं नहीं जाने वाली। एन भी तड़क कर बोले थे, तुम नहीं जाओगी? आश्चर्य गुस्से से उठा था। नहीं नहीं। एन नामे सारे हिलाते हुए पीछे कदम लेने लगे थे, क्योंकि आश्चर्य गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा था। तो मैं तुम्हें निकाल देता हूँ कमरे से। आश्चर्य से किराए से थामकर बोलता हुआ बाहर लेकर जाने लगा था। तुम्हारे भाई ने जो कहा है ना, उस पर तो तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल देना चाहिए था, पर घर वालों की तरफ से चुप हो, वो तुम्हें घर से नहीं निकालना चाहते। आशु से कमरे से बाहर निकालते हुए बोला था। अभी वो कमरे का दरवाजा बंद करता कि आहत की आवाज से वहीं पर रुक गया। आश्चर्य, क्या बदतमीजी है ये? तुम में और रामेश में क्या फर्क रह गया? तुम्हें शर्म तो नहीं आती? एंड मेरी बेटी है और आज के बाद उसे कोई भी नुकसान पहुंचाने या फिर कुछ भी गलत बोलने से पहले मुझे याद रखना। आज गुस्से से उसे देखता हुआ बोला। एन, तुम इसे कमरे से निकाल सकती हो, अगर ये निकालेगा तो बताना, मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगा। आहत एन के सर पर हाथ रखकर बोला था और एन ने नम आंखों से आहत की तरफ देखा था। थैंक्स बाबा। एन मुस्कुरा दी थी और आहत आशर को वार्न करने के बाद वहां से चला गया था और आशर शर्मिंदा से वहां पर खड़ा भी एन को कुछ बोलता कि एन नाक चढ़ाकर वहां से चली गई थी। अब मुझे मनाने की तैयारी करो, वरना अपना सामान पैक कर लो। उसे सबके कान भरोगी ना कि तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। एन पीछे मुड़कर उसे आंखें दिखाकर चली गई थी और आशर ने उसे रोकना चाहता, पर तब तक वो वहां से उसे महल के कमरे में जाती हुई मिली और आशर गहरा सांस हवा का स्पर्श करते हुए अब एन को मनाने का तरीका सोचने लगा। हेलो, कौन है? अदन को कोई बार बार कॉल कर रहा था और फोन उठाने पर कोई जवाब ना आता। अदन ने बेजार होते हुए फोन रख दिया था और फिर से
अपने काम में लग गए थे क्योंकि उसके एग्जाम्स चल रहे थे और ऊपर से रैम ने भी कॉल करके उसे एक बार भी नहीं पूछा था। अदन सारी चीजों को बेदिली से सर पर काट दिया था और रोने के लिए बैठ गए थे। घुटनों पर सर रखकर बैठी रो रही थी और आंसू टिप टिप गिर रहे थे। झूठा इंसान, उसको मेरी याद नहीं आती। जब दिल किया काली बात, जब दिल नहीं किया तो 4-4 दिन बात नहीं की। अदम मुंह बनाकर बेदिली से बेड पर लेट गए थे। तब भी उसका फोन बजा था। उफ, ये पता नहीं कौन सा मनहूस इंसान है। क्या तकलीफ है, क्यों बार बार तंग कर रहे हो? अदन ने बेदिली से कॉल उठाई तो वो वीडियो कॉल थी। जब अपने सामने की तो रैम उसी को देख रहा था और रैम उसके जल्दी जल्दी गुस्से से बोलने पर मुस्कुराया था, पर उसकी मुस्कुराहट अदन के आंसू देखकर रुके थे। क्या हुआ है अदन, तुम क्यों रो रही हो? रैम उसको रोता हुआ देखकर बोला था, जिसने अब जल्दी से अपने आंसू को साफ किया था। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, बस आंखों में दर्द हो रहा था। और वैसे भी आपको क्या, मैं जीऊं या मरो? आप बिजी रहते हैं ना अपने दोस्तों के साथ। अदन नम लहजे में सामने देता हुआ कह रही थी, जहाँ पर रैम परेशानी से उसे देख रहा था। राइम ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा था, जो बहाने से उसे इतने दिन कॉल न करने की शिकायत कर दी। मैं बस आ जाऊंगा कुछ दिन तक, फिक्र मत करो। रैम उसका रूठा रूठा रूप देखकर खुश हुआ था। कोई जरूरत नहीं है, रहे अपने दोस्तों के पास। अदम बोलते हुए खट से फोन रख चुके थे और ऊपर से फोन बंद कर दिया था। रैम उसके पापा मुस्कुरा दिया था। पागल लड़की, अभी तक मेरे जुनून और मोहब्बत को समझ नहीं पाई। समझ जाती तो अपने होने पर फख्र करती। रैम अपने मोबाइल पर अदम की तस्वीर देखकर उसे अपने होंठों से लगाकर बोला था, बहुत जल्द आ रहा है तुम्हारा रैम तुम्हारे पास। रैम बोलते हुए अपनी कीस लेकर बाहर निकल गया था। अदम बेड पर लेटे हुए आंसू बहार थे और फिर दिल में रैम से शिकवा करते हुए नींद की वादियों में गुम हो गए थे। जावर जब कमरे में आया तो पीछे मजे से पूरे बेड पर फैलकर सोई हुई थी। जावर उसे अपने बेड पर देखकर मुस्कुराया था और फिर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया था। वापस आया तो वो अभी तक बेसुध सोई हुई थी। पीछे मैडम, अब देखता हूँ तुम्हें कौन मुझसे यानी कि जावर शाह समझ आता है, क्योंकि मैं इंतजार का काहिल बिल्कुल भी नहीं हूँ। जावर मुस्कुराता हुआ बेड की तरफ बढ़ गया था। उसके खूबसूरत रूप को देखते हुए उसके घाव पर अपने लब रखे थे। पीछे सादा से सलवार सूट में दुपट्टे से बिन्यास सोई हुई थी और जामुन ने उसके चेहरे पर बिखरे हुए बालों को उसके चेहरे से पीछे किया था। बहुत ही मासूम और खूबसूरत हो तुम, मेरे दिल में बस चुकी हो, इसलिए आज तुमसे दूर जाने के लिए सारे रास्ते बंद करना चाहता हूँ। हर वो दरवाजा बंद कर दूंगा जो तुम्हें मुझसे दूर लेकर जाएगा। जाबर ने बोलते हुए होंठों को उसके माथे पर रखा था और फिर लाइट ऑफ कर दी थी। प्रीशिया, जो कि बेहबस सोने में मसरूफ थी, गुजरते हुए हर लम्हे के साथ जाबर की बढ़ती हुई जिसारत पर उसकी नींद टूटने लगी थी। होश तो उसे तब आया जब जाबर उस पर काबूस हो चुका था और प्रीशिया ने पूरा जोर लगाकर उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश की थी, पर वो उसे खुद से दूर नहीं कर पाई थी और जाबर उसके किसी भी मजामत को हाथ में लाए बगैर उसे खुद में बीत चुका था। जाबर की कुर्बत और प्यार से थक कर प्रीशिया का फिर से नींद की वादियों में चली गई थी। वो खुद नहीं जान पाई थी। सुबह की रोशनी जब चारों तरफ फैली तो जाबर की आंख पीछे की टांग लगने से खुली थी, जो उसने नींद में ही जाबर को मार दिया। उफ, मेरी परी की टांग तो बहुत ही जोर की लगती है। जाबर पीछे को देता हुआ बोला, जो कि सोई हुई थी और उसके चेहरे पर आंसू के निशान थे। उठ जाओ परी बेगम, जहाँ सारा दिन सोने का इरादा है। पीछे जाबर पीछे के गाल को सहलाते हुए बोला था, जिस पर पीछे ने गुस्से से जाबर को हाथ झटका था और आंखें खोली थी। क्या मसला है आपको, सोने भी नहीं देते? नफरत है मुझे आपसे। पीछे उसकी तरफ देता हुआ फिर से रोने लगे थे। कोई बात नहीं, मुझे तो तुमसे प्यार है ना। जाबर उसके होंठों को छूकर बोला था और पीछे उसके इस तरह करने से लाल हो गई थी। उसके गालों पर लाली फैल गई थी, जिस पर जाबर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। पर तुम्हारे चेहरे की लाली कुछ और ही बता रही है। तुम्हें मुझसे शर्म आ रही है पीछे? जाबर उसके चेहरे पर अंगूठा फेरते हुए बोला था, नहीं तो शर्म और आप जैसे बदतमीज इंसान से नहीं। पीछे नामी साड़ी लाकर उसके हाथ को पीछे करता हुआ बोलते, प्रीशियत, तुम मेरे दिल की मलका हो, मेरे दिल की रानी, इसलिए चाहता हूँ कि तुम्हें हमेशा खुद में बसा लो। मैं तुम्हें बहुत ही चाहता हूँ प्रीशियत, तुम पहले दिल से मेरे दिल में आकर घर कर चुकी हो, इसलिए चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मुझसे कभी भी दूर मत जाना, वरना मैं मर जाऊंगा। सावन ने एक जुनून से बोलते हुए प्रीशियत को खुद में बींच लिया था। यू आर माई लाइफ लाइन, इस बात को हमेशा याद रखना। तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ, प्लीज जो भी बुरा किया ना उसे भूलकर मुझे माफ कर देना और मेरी अच्छी बीवी बनकर बस खिदमत करना। जावल ने बोलते हुए आहट में स्टार्डस से कहा था, आपने मेरे साथ जबरदस्ती शादी की और तो और मुझे सबके सामने डांटा और बोला कि मैं मामा बाबा से नहीं मिल सकती। पीछे रोते हुए जावर के सीने पर सर उठाकर आंसू भरी हुई आंखों से उसको देखा था। सॉरी मेरी जान, मैं माफी चाहता हूँ, तुमसे माफी के लिए जो कहोगी ना वो करूंगा। जावर कान पकड़कर उसकी तरफ देता हुआ बोला था, आप आज मुझे मामा के पास लेकर जाए, मेरी सारी बातें मानेंगे और आइसक्रीम भी खिलाएंगे और डांटेंगे बिल्कुल भी नहीं। पीछे उसकी तरफ देता हुआ उंगली से वार्न करते हुए बोलते, और अभी आपकी पनिशमेंट ये है कि आप सीट स्टैंड करके दिखाएंगे मुझे। पीछे मुस्कुराता हुआ बोलती, जो कि उसकी हर बात पर सर हाँ में हिला रहा था।
उसकी आखिरी बात पर चोंगा उसको देखा था, जो कि कांधे उठकर उसको देख रही थी। करें जल्दी वरना मैं नाराज हूँ, प्रीशा बोलते हुए उठकर जाने लगी थी। ओके ओके करता हूँ, जावा बोलते हुए शुरू हो गया था। 1 2 वो काट रहा था और पीछे बच्चों की तरह होश हो रहे थे। आप करे, आपको मेरी कसम, तब तक मैं फ्रेश होकर आती हूँ। पीछे बोलते हुए वॉशरूम में बंद हो गई थी और पीछे जावन ने उसके जाने के बाद भी नहीं रुका था। आहर वो अपनी कसम देकर गई थी। जब पीछे 20 मिनट बाद आई तो जावर अभी भी सिर्फ स्टैंड कर रहा था। आप अभी तक रुके नहीं, प्रीशा ने परेशान से उसे बोला था, जो कि अभी भी उसके बहराने पर मुस्कुराता हुआ नीचे बैठा हुआ था। तुमने अपनी कसम दी थी ना, तो फिर रुक कैसे जाता। जावर के बोलने पर प्रीशा ने अपने मुंह पर हाथ रखा था और जावर के खड़े होने पर उसके गले लगे थे। जावर ने मुस्कुराते हुए प्रीशा को अपने साथ लगा लिया था, जिसके बालों में तौलिया था, और जावर ने उसे उतारकर पीछे फेंक दिया था। उसके गिले बालों में अपना चेहरा छुपाए हुए उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारा था। जावर, आप भी फ्रेश हो जाए, फिर नीचे चलते हैं। पीछे घबराहट के मारे उसे खुद से दूर करता हुआ बोलती है, मेरी परी डर गई है। जावा उसे एक नजर देखा था। ओके, वो होले से होले लड़ रहे थे। ओके मेरी जान, तुम तैयार हो जाओ जब तक मैं फ्रेश हो जाऊं। जावा बोलता हुआ उसके गाल थपथपाकर वहां से चला गया था और पीछे पीछे मुस्कुरा दी थी। हरम री को ढूंढ रही थी, जो कि ना कि उसकी कॉल उठा रहा था और ना ही उसको मिल रहा था। हरम परेशानी से उसे ढूंढते हुए फाइट क्लब की तरफ गई थी और उसे री सामने ही नजर आ गया था। अभी हरम आगे बढ़ती कि री के करीब एक लड़की को देखकर उसके कदम वहीं पर रुके थे। वो कोई और नहीं बल्कि इसकी शाम की गर्लफ्रेंड थी, जो कि खूबसूरत और अपने आमने वाले वक्त की नई मॉडल थी। वो रिंग के साथ लगा खड़ा हुआ था और री ने उसके दोनों तरफ पर हाथ रखे होते। दोनों इंतहाई करीब खड़े बातें करते और री का वो हरम का री को देखकर सांस बंद होने लगा था और अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ था। रेहान, ना माँ को उसका नाम पुकारा था और री ने मुड़कर देखा था तो मुस्कुरा दिया। उस जावर की और रोज की कमर में हाथ डालकर उसे खुद से करीब किया था। जी बोलो, क्या तकलीफ है आपको, क्यों आई है यहाँ पर। री हरम की तरफ देखता हुआ सर से लहजे में बोलता और नजरें हरम की तरफ थी, जिसका रंग सफेद हो चुका था। आनी से बात की। हरम के जुबान से लफ्ज अदा नहीं हो रहा था, पर फिर भी हिम्मत करता हुआ बोल दी, नहीं की और ना ही करूंगा। अब जाओ यहाँ से, हमें डिस्टर्ब मत करो। री बोलते हुए रोज की गर्दन में अपना मुंह छुपा गया था और वहीं पर हरम की बस हो चुकी थी। वो रोते हुए वहां से बाहर भागे थे। पीछे री के दिल को कुछ हुआ था, पर वो अपने दिल पर पत्थर रख चुका था और फिर से रोज के साथ बातों में मसरूफ हो गया था। और दूसरी तरफ हरम अपनी बेबसी पर मातम कर रही थी। अपना आप अपना भरोसा हर चीज इस इंसान को सौंपकर आज हाली हाथ खड़ी थी। कुछ हासिल नहीं हुआ था हसाड़े के सिवाय। हरम अपने बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रो देते। वक्त गुजर रहा था। हरम का री के साथ कोई भी राब्ता नहीं था। उस दिन के बाद हरम बिल्कुल ही खामोश हो चुकी थी। अंदर से भी कम बात होती थी। वो जब भी उसके पास आती, हरम कोई ना कोई बहाना बनाकर चली जाती और वारिस भी हरम के पास आता। हरम बात उससे बात कर लेती, उसकी बातों पर मुस्कुरा देती। पूरा एक माह होने वाला था, हरम ने री को नहीं देखा था और ना ही री ने हरम से कोई भी राब्ता किया। हरम ने एक दो दफा कॉल की थी, पर री ने उससे फोन नहीं उठाया था। हरम की तबीयत ठीक नहीं थी। हरम हल्की सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, उसको चक्कर आने लगे थे। अभी वो नीचे लड़खड़ाती कि उसने रेलिंग का सहारा लिया था और वहीं पर अपना सर पकड़कर बैठ गए थे। क्या हुआ है हरम, तुम ठीक हो ना। सामने से घर जाती हुई अंदर उसके पास आई थी और वो सलाड और री के साथ ही वापस घर जा रहे थे। हरम ने सर उठाकर देखा था, आंखों में आंसू बढ़ते। क्या हुआ है हरम, तुम रो क्यों रही हो, सब ठीक है ना, कुछ हुआ है क्या। री की नजरें हरम पर थी, जो कि आज इतने दिनों बाद उसे देख रहा था, जो कि बहुत ही कमजोर हो चुकी थी और रंग भी पीला सर्द हो चुका था। उससे क्या आंखों में आए हुए आंसू देखकर री को कुछ हुआ था। कुछ नहीं, बस सर में दर्द है। हरम फीका सा मुस्कुराता हुआ बोलकर सर को झुका गए थे, क्योंकि सामने ही आज इतने दिन बाद उसने री को देखा था। उसके इतना कुछ गलत करने के बाद भी उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते थे। दवाई लेकर आई तुम, दवाई लेकर आई तुम, अंदर से देता हुआ बोलती, जो कि सर को झुकाए अपनी ही किसी सोच में गुम थी। हाँ, अब चलती हूँ, मुझे नींद आई हुई है। हरम बोलते हुए जल्दी से खुद को संभालकर वहां से निकली थी और रूप के पास से गुजरते हुए भागे थे और पीछे अंकल उसका जाता हुआ बस देखती रह गए थे। मैं उसको देखकर आती हूँ। अंजल के पीछे जाने लगी थी। कोई जरूरत नहीं है, वो चली गई है, तुम चलो घर, हमें देर हो रही है। सलाह अंजल का हाथ थाम को उसे अपने साथ लेकर गया था और अंजल ने बेबसी से उसके साथ चलने लगी थी और री हरम को जाता हुआ बस देखता ही रहा था। अदन का कल आखिरी एग्जाम था पूरे माह में। रायम ने उसे दोबारा कॉल नहीं की थी और वो करता भी तो अदन को कॉल नहीं उठाती थी। अदन अभी लेटी हुई थी कि कुछ दिन पहले वाले वाक़े को सोच रही थी। उसको एक पार्सल मिला था, उसमें उसकी और रैम की पिक्चर्स थी और रैम की पिक्चर्स पर क्रॉस का निशान था। उस पार्सल के बाद उसे कई पार्सल मिले थे, जिसमें रैम की कैनेडा की पिक्चर्स थी और उसे मारने की धमकी दी गई थी। अदन परेशान थी कि क्या करे।
कुछ समझ नहीं आ रहा था। रैम मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी क्योंकि इस पार्सल में एक चीट थी कि रैम से दूर हो वरना उसको जान से मार दिया जाएगा। इसीलिए अदन ने रैम से अपना राब्ता बंद कर दिया था। उस दिन भी क्या मेरी वजह से रैम को गोली लगी थी? अदन परेशानी से सोच रही थी। उसके फोन की रिंग हुई थी। बेध्यानी में कॉल उठा ली गई थी। हेलो स्वीट हार्ट, बहुत अच्छा किया जो तुमने इस रैम से राब्ता नहीं किया, वरना आज तुम्हारे पास रैम की लाश होती। कॉल उठाने के बाद अभी वो बोलती कि दूसरी तरफ की आवाज और बात सुनकर अदन की सांस अटक गई थी। कौन हो तुम? अदन डर कर मारे बामुश के बोलती, एक बात याद रखो, रैम से दूर रहना, क्योंकि जब जब तुम रैम के पास जाओगी ना, उसे नुकसान पहुंचाऊंगा मैं। तुम सिर्फ मेरी अमानत हो, ये बात याद रखना। दूसरी तरफ की बात सुनकर अदन के रहे से उसान भी हताश हो चुके थे। वो दम साधे बस फोन को कान से लगाए हुए थे। कौन हो तुम? बीवी हूँ मैं उसकी, खबरदार तुमने उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की वरना जान से जाओगे तुम। अदन गुस्से से चीख दिए। हाँ हाँ हाँ, ओ तो आग भी पार निकल आए हैं, जल्दी ही काट दूंगा। ये बात याद रखना, रैम के नजदीक गई तो उसकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। दूसरी तरफ क्या कहा गूंजा था और अदन को बोलने के बाद वो फोन रह चुका था। पीछे अदन बेबसी से अपने सर को पकड़कर बैठ गई थी। या अल्लाह, तू ही मदद कर दे, किस मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। एक तरफ रैम की जिंदगी और दूसरी तरफ उसका जुनून, क्या करूं मैं? जब वो यहाँ आएगा तो क्या करूंगी मैं? अदन अपना सर हाथों में गिराकर रो दी थी। वक्त से बेखबर, वक्त हमेशा पता नहीं कौन सा इम्तिहान लेकर आने वाला था दोनों के लिए।